यूनिट वाइज ज़्यादा क्लास नहीं बची है। तो हमारी जो है 4 क्लास के बाद, ठीक है, 12 जनवरी से पहले। और यूनिट वाइज जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, परीक्षा में हर बार बैठते हैं क्वेश्चन, इस बार भी उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है आपको यहाँ के अंतिम क्लासेस में से मिले। तो अंतिम ये 5 क्लासेस, आज की और अगली 4 बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इनमें से ढेरों प्रश्न आप परीक्षा में देख सकते हैं। 15-20 अगर मिल जाता तो बहुत बड़ी बात है कि आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आज हम सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी वाला और इनमें से कुछ प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान सागर है सामान्य विज्ञान। आप मान के चलिए 6 से लेकर 12 तक का साइंस, 6वीं से लेकर 12वीं तक का साइंस। तो उसमें बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। तो ये इतनी सारी चीजें जो है हम लोग अगर करने जाएंगे तो आप एक तरह का 6 महीने का रिविजन चाहिए। क्योंकि आपने तो अभी जो साइंस के लोग हैं वो जानते हैं कि उन्होंने 11th-12th में फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए कितना कुछ किया होगा। 9th में भी साइंस को पढ़ते हैं तो उसको रिवाइज कैसे करेंगे। कौन सी चीजें हैं जो दैनिक जीवन में काम आती है, जो उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में। कोई विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आम आदमी को यह पता होना चाहिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, ग्रेजुएट को पता होना चाहिए कि इतना साइंस जो हमारे जीवन में काम आता है। तो ऐसा कौन सा साइंस होता है जो हमारे जीवन में काम आता है। तो सामान्य बुद्धि का साइंस और एक ग्रेजुएट का साइंस। ग्रेजुएट व्यक्ति को 10वीं तक साइंस पढ़ने का मौका मिलता है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज में से हो, आर्ट्स में से हो, कॉमर्स में से हो। 10वीं तक तो सभी को साइंस पढ़ने का मौका मिलता है। तो ऐसे प्रश्नों को निकालना जिससे कि आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता हो। आप अंधविश्वास में न पड़ते हैं। कोई व्यक्ति यदि साइंस के नाम पे बेवकूफ बना रहा है तो वो आपको समझ में आ जाता हो। कोई बता देता है कि मैं ऐसे चंद्र ग्रहण करा देता हूँ, सूर्य ग्रहण करा देता हूँ एक इशारे से, तो आपको समझ में आ जाता हो। यानी कि भौगोलिक गतिविधियां भी समझ में आती हो, रासायनिक गतिविधियां समझ में आती हो, और फिजिक्स जो दैनिक जीवन में चलती है, मशीन के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, लाइट के रूप में, मैग्नेटिज्म के रूप में, वो आपको समझ में आती है। नहीं तो कई लोग कागज के नीचे से, टेबल के नीचे से चुंबक चलाएंगे और ऊपर जब किसी चीज को खिसकाएंगे तो हमको बेवकूफ बनाएंगे कि तो आपको चुंबकत्व का क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये सब चीजें भी समझ में आनी चाहिए। छाया से कई लोग डर जाते हैं। एक बार साइंस सेंटर जा सकते हैं आप चाहें तो। यहाँ साइंस सेंटर भी बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, साइंस सेंटर यहाँ पर बहुत अच्छा है। उसमें जो इल्यूजन का भी बहुत अच्छा वो डायग्राम है ना, इल्यूजन। तो इल्यूजन जिंदगी में कई बार होता रहता है। हम हमारी हट से डर जाते हैं, हमारे द्वारा जो कोई प्रतिक्रिया हो रही है उससे डर जाते हैं। हमारे ऊपर कोई लाइट पड़ रही है और तिरछी छाया है और हमने इस एंगल से देखी तो हमको लगा कि कोई प्रतीत हुआ। जब हम बदल गए, इधर पलट गए तो छाया बदल गई, तो हमको लगा नहीं यहाँ भी था। और एक अनावश्यक भ्रम पाल लेते हैं। ये इस टाइप की कुछ चीजें होती है, क्योंकि अगर आप इस टाइप के अगर प्रशासनिक अधिकारी बने तो आप समाज के काम के नहीं, आप फिर डरोगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि तो साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसा हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा, वैज्ञानिक समझ कैसी हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें, ऐसा ना हो कि आपको पीलिया हो जाए और आप गले में जो है धागा बांध के घूमते फिर, ऐसा काम ना होगा ना। ऐसे तो फिर जॉन्डिस का इलाज कराना चाहिए, मलेरिया हो गया तो मलेरिया का इलाज कराना चाहिए, डेंगू हो गया तो डेंगू का नहीं होगा। आप जाकर मंदिर में जाके बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे, फिर वो भी नहीं करना। तो अंधविश्वास कितना है और साइंस कितना है, यानी धर्म कितना, धर्म और अंधविश्वास से उससे भी अलग करना आप लोग समझे। धर्म आपको ताकत देता है, धर्म कभी अंधविश्वास नहीं सिखाता, अंधविश्वास को आप तोड़ते हैं। तो ज्ञान के अभाव में हम अंधविश्वास में बदल जाते हैं। तो ऐसा साइंस जो है वो समझना चाहिए।
फिर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जो है वो फिर अलग हिस्सा है, वो अलग दुनिया है। उसमें आप मिसाइल के नाम याद करते हो, डिफेंस का साइंस, आईटी का साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी को अलग से पढ़ते हो, नैनो टेक्नोलॉजी को अलग से पढ़ते हो। वो मैंने अलग से पुराने आप वीडियो देख लेना तो उसमें वो आपका रिवाइज हो जाएगा। अभी इस साल की जो चीजें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे भी इसरो साल भर में 10 अचीवमेंट लेता है लगभग। इसरो की गतिविधियां भी होती है साल भर में 10 ऐसे काम करता है इसरो जो पढ़ने लायक होते हैं, और परीक्षा में उसी में से प्रश्न आ जाते हैं। अगर आप इसरो की गतिविधियां जाकर के उसकी वेबसाइट पे देखेंगे 2019 की, तो 10 चीजों से ज्यादा नहीं मिलेगी। हर साल लगभग 10 गतिविधियां होती है, ऐसी एक्टिविटीज होती है। अगर आपने वो कर ली तो आपका प्रश्न कटता है। अगर आप उसको नहीं करते तो पूछे तो पता नहीं कहां से आता है, स्पेस का पूछ रहा है, अब ये भी पढ़ेंगे क्या, मतलब कौन पढ़ेगा? 10 चीजें तो खुले हैं। डीआरडीओ की मुश्किल से 5 चीजें रहती है, तो एटॉमिक रिसर्च में 5 चीजें रहती है, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ 10-12 खबरें रहती है, क्राउड इंप्रूवमेंट से लेकर के थोड़ा सा। और तो इसको तो आप लोग कर लीजिएगा। और ये 2019 के नाम से साइंस टेक में उपलब्धियों के तौर पे कल मैंने आपको भी बताया था, उसके तहत ये आ जाएगा। लेकिन आज हम बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में क्या होता है कि खबरों में जो साइंस रहती है, जैसे मैंने आपको कल बताया था PM 2.5 और PM 10 काफी चर्चा में रहता है। दिल्ली में फॉग है, स्मॉग है, तो डिफरेंस फॉग में, स्मॉग में, इसमें क्या डिफरेंस है? फॉग किसे कहेंगे, स्मॉग किसे कहेंगे? मींस कोलाइड्स, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। और पिछली बार भी आपको बताया था कोलाइड्स की टेबल आती है। आप कोलाइड्स को विकिपीडिया में जाके सर्च करेंगे तो आपको एक टेबल देगा कि गैस में गैस मिलेगी तो क्या मिलेगा, गैस में लिक्विड होगा तो क्या होगा, गैस में ठोस होगा तो क्या होगा। इसको एरोसोल कहेंगे, इसको फॉग कहेंगे, इसको स्मॉग कहेंगे, पूरा एक बता देगा। और जो शेविंग क्रीम होती है उसमें क्या डेवलप होगा, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, रूबी सिल्वर को क्या कहेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल है। तो एक बहुत अच्छा कोलाइड का एक टॉपिक है। तो कोलाइड्स क्या है और कोलाइड के प्रकार, तो 9 प्रकार हैं उसके, 9 प्रकार और उसके फिर एग्जाम्पल में करिए। एक काम तो ये कर लीजिए, तो आपका प्रश्न जो है यहाँ से आने की संभावना है, क्योंकि कोलाइड्स हमारी जिंदगी में होते हैं। हम दूध पीते हैं तो वो इमल्शन है, कोलाइड कटाई करें तो पूछते हैं कि दूध क्या है, शहद क्या है, ये क्या है। तो हम जितना भी केमिकल का और हवा का और इसका जो बाहरी प्रभाव देखते हैं, तो सब किसी प्रकार का कोई कोलाइड है जिसको हम उपयोग करते हैं और जिससे हम प्रभावित होते हैं। फिर थोड़ा सा बायोलॉजिकल इसमें आ जाता है। ये तो शुद्ध रूप से केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, थोड़ा मैं बायोलॉजी की तरफ लेके आता हूँ। अब बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं, उसको हम उपयोग करते हैं, या तो एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। कुछ चीजें हम खाते हैं, कुछ चीजें कपड़ा बनाने में काम आती हैं। तो जैसे कपास है, तो कपास का बॉटनिकल नेम क्या है, कपास कौन से क्षेत्रों में होता है, कपास कौन सी प्रकार की फसल है, नकदी फसल है, कौन से समय में उत्पादित होती है। ये थोड़ा एग्रीकल्चर और बॉटनी वाला पार्ट हो जाता है। लेकिन कपास के रेशे में कौन सा प्रोटीन है या क्या है, तो ये फिर हिस्सा अलग हो जाएगा कि कपास का संगठन, केमिकल कंपोजिशन, कॉटन का, वहां तक जाएगी, क्योंकि दैनिक जीवन के उपयोग की चीज है। वूल, ऊन, तो हम बाल में जानते हैं, तो वूल जो है एक प्रकार का बाल है, हेयर किसका है, भेड़ का। तो आज मैं बहुत बेसिक, यानी जो साइंस के लोग नहीं है उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो लोग साइंस के नहीं है वो लोग कैसे सीखें, क्योंकि उनको अगर मैं अपनी टर्मिनोलॉजी में जाऊंगा तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी, वो उसमें समझ नहीं पाएंगे। तो वूल जो होता है उसमें केराटिन होगा, क्योंकि बालों में केराटिन होता है। बाल का प्रोटीन क्या कहलाता है, केराटिन। वूल सिल्क, हॉर्न जो होते हैं वो क्लम्प ऑफ हेयर्स है, वो बालों का गुच्छा होता है। वन हॉर्न राइनोसेरोस में आप देखते हैं। इसका मतलब जो सींग होते हैं वो क्या है, केराटिन। सिंक किसके बने होते हैं, केराटिन के। तो आपसे कोई सिंक का प्रोटीन पूछ रहा है, सिंक में कौन सा प्रोटीन होता है, हॉर्न में, तो केराटिन। वन हॉर्न राइनोसेरोस के सिंक में कौन सा है, केराटिन। और ऊन में कौन सा प्रोटीन होता है, प्रोटीन, केराटिन।
स्किन में कलर पिगमेंट कौन सा होता है? मेलानिन। तो ये आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट में सुनते रहते हो ना कि मेलानिन को कम करती है, ये वाली क्रीम भी होती है, इससे आप गोरे हो जाते हो। यानी मेलानिन कम होता जाता है तो आप गोरे हो जाते हो। और मेलानिन बिल्कुल एब्सेंट हो जाता है तो एल्बिनिज्म आ जाता है। वो जिनको हम सूरजमुखी कहते हैं, बिल्कुल एकदम अंग्रेज जैसे जो लोग हो जाते हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, सब कुछ बुरा बुरा सा हो जाता है, उसको बोलते हैं एल्बिनो इफेक्ट या एल्बिनिज्म। सफेद दाग वाली बीमारी नहीं, साधारण कोई व्यक्ति का कलर ही वैसा हो जाता है, उसको एल्बिनिज्म कहते हैं। एल्बिनो माइस आपने सुना है, एल्बिनो माउस, लेबोरेटरी माउस जो होते हैं, लेबोरेटरी में जो यूज किए जाते हैं माउस, जिनका डिसेक्शन होता है, तो हमेशा एल्बिनो माउस को यूज किया जाता है। उसके बहुत सारे कारण, सारी रिसर्च होती है माइस से। हमारी मेडिसिन की जितनी भी रिसर्च है वो सब माइस में शुरू होती है। माइस सबसे ज्यादा बैक्टीरिया में रिसर्च मटेरियल को है, एस्चेरिशिया कोलाई। अब आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया का रिसर्च मटेरियल बताइए कि सबसे बेस्ट बैक्टीरिया जो रिसर्च में यूज होता है, कौन हो गया? एस्चेरिशिया कोलाई। हाथों में रहता है कोलाई, इसमें भी लिखा है COLI, वो कोलन में रहता है, बढ़िया कोलन में रहता है, इसलिए वो कोलाई है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी से पकड़िए, बाद में वैलेंटिनियम कोलाई और दूसरे तरह के कोलाई के आएंगे, ठीक है? तो वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो कोलाई बैक्टीरिया के होते हैं ये कोलन में, और खास करके एस्चेरिशिया कोलाई। वायरस में जाएंगे तो बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो गंगा नदी के जल में रहता है, गंगा नदी के जल को खराब नहीं होने देता। वायरस है, बैक्टीरिया खाने वाला वायरस, खराब बैक्टीरिया को खा जाता है। मैं आपको कुछ रिवाइज करा देता हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को जानते हो, अच्छी बात है, जानते हैं तो फिर भी थोड़ी गंभीरता से सुनने का प्रयास कीजिए, शायद कोई एंगल आपको काम आ जाए। तो ये जो बेस्ट एनिमल जो सबसे ज्यादा यूज होता है रिसर्च में, गिनी पिग। मैमल्स में देखें तो गिनी पिग सबसे ज्यादा रिसर्च में यूज होता है, एस्चेरिशिया कोलाई यूज होता है बैक्टीरिया के तौर पर। एस्केरिस, जिसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था, एस्केरिस एलिगेंस, सी एलिगेंस, एस्केरिस का जो टाइप है वो है सी एलिगेंस। अब नोबेल प्राइज जब होंगे ना मेडिसिन के, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के, उनमें ये भी एनिमल यूज होंगे, अधिकांश समय में इन्हीं का रिसर्च हुआ। तो वहां काम आएगा, तो जब आप नोबेल प्राइज को डिस्कस कर रहे होंगे, उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का नोबेल प्राइज इस व्यक्ति को मिला इस साल का, तो इसने किस पे रिसर्च किया, तो आपको इसमें, ठीक है? तो गिनी पिग का नाम आएगा, सी एलिगेंस का आएगा, ड्रोसोफिला एक मक्खी है, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अब ये परीक्षाओं में लगातार प्रश्न आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सारे प्रोग्राम हुए होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाते हैं। अब आपको कितने लोग मेडिकल की दुकान पर महीने में एक बार जरूर जाते होंगे? आप उनमें से बहुत सारे लोग मेडिकल की दुकान पे घर वालों के लिए जाते होंगे, चाहे स्वयं के लिए जाते होंगे, जाते ही है ना? तो इतनी सारी मेडिसिन कहाँ से आई? इसके पीछे लंबी रिसर्च एंड एनालिसिस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D हुआ है, न जाने कितने इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, न जाने कितना FDI आया है, न जाने कितनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, न जाने कितने फार्मेसी के कोर्स हैं, कितने ही कॉलेज काम कर रहे हैं, कितने ही कोर्सेज चल रहे हैं, न जाने कितनी किताबें हैं, यानी कि अध्ययन हो रहा है, स्टडी हो रही है, जब इतना ज्यादा समाज प्रभावित हो रहा है, ढेरों लोग रोजगार में लगे हुए हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में निर्माण से लेकर के सेल करने से लेकर के MR बने हुए हैं, बहुत बड़ा फील्ड है। और इतना बड़ा फील्ड समाज में है, तो क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को या किसी ग्रेजुएट को ये सब समझ में नहीं आना चाहिए? ये सब समझ में आना चाहिए। आपकी सामान्य समझ क्या होगी, यानी कि व्हाट आर मेडिसिन्स, या मेडिसिन्स क्या है, कहाँ से आई है, ओरिजिन कैसे हुआ है, केमिकल फार्मूला क्या है, कौन कौन से केमिकल्स हैं, जो स्पेशल केमिकल्स हैं, और अधिकांश तो प्लांट प्रोडक्ट हैं,
चाहे एलोपैथी है तो भी प्लांट प्रोडक्ट है, क्योंकि अल्कलाइन कहाँ से निकलते हैं, सारे अल्कलाइन जो निकलते हैं ये पौधों में से निकलते हैं। कुछ केमिकल है तो आपको कुछ केमिकल के नाम याद होने चाहिए, कुछ पौधों के नाम याद होने चाहिए, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के नाम याद होने चाहिए। तो परीक्षा में ये सब पूछे जाते हैं और ये सब सामान्य समझ है। और वो किस प्रकार की कौन सी मेडिसिन होती है, तो मेडिसिन को समझने के लिए रोग को समझना पड़ेगा, डिजीज को। रोग सबके घरों में है और हम सबके भी होते हैं जीवन में, हम सब वायरल डिजीज से, तो टाइफस फीवर क्या होता है, पीला येलो फीवर क्या होता है, डेंगू फीवर क्या होता है, किसके कारण होता है। तो यहाँ पर एक टेबल आपको बनानी चाहिए, डिजीज, पैथोजन यानी कि रोग का कारक, और वेक्टर। सबसे पहला होगा डिजीज, डिजीज का नाम, फिर पैथोजन यानी रोग कारक, रोग का कारक, कॉजिंग इफेक्ट, और वेक्टर जिसकी वजह से पैथोजन जो है आपके पास पहुंचता है, वेक्टर। और फिर सिम्टम्स, डिजीज के सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी एक टेबल आपको बनानी चाहिए। आपके घर में जो है तरह तरह के रोग, तो आप किस किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, तो मैं आपको लिस्ट बनाने के लिए बता देता हूँ, जिस पे आपको काम करना चाहिए। अभी आप 12 तारीख का पेपर देखेंगे तो ये सब चीजें याद आएंगी, क्यों कहा गया था। तो कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं, उसका एक नया होमवर्क जो आपको इस सप्ताह देना है, ठीक है। सबसे पहले मैं डिजीज में बताता हूँ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज तो 10 डिजीज आपको निकालनी है, टॉप 10 वायरल डिजीजेस ह्यूमन बीइंग की, मानव रोग, वायरस के द्वारा होने वाले मानवों में रोग, वायरल डिजीजेस इन ह्यूमन। इसकी लिस्ट जब आप बनाओगे तो ये तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, विकिपीडिया मिल जाएंगे, या फिर आप कुछ ईयर बुक टाइप लेके आए हो, या मार्केट में गाइड आती है, जनरल साइंस की किताब है उसमें भी ये टेबल मिल जाएगी, ठीक है। जगह जगह पर आपको टेबल, अब आपको टॉप 10 निकालनी पड़ेगी मॉर्टेलिटी के अकॉर्डिंग, यानी जिसमें मरता जाता है, जिसमें लोग ज्यादा मरते हैं, तो ऐसे लोग, तो उसमें HIV भी आएगा वायरल वाले में, तो HIV सबसे घातक माना जाता है, तो HIV से आप शुरू कर सकते हैं। तो वायरल डिजीजेस की लिस्ट 5 डिजीज आपको एनिमल्स के निकालनी, कैटल्स की, जो लाइव स्टॉक है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर कैटल्स मर जाएंगे तो हमको प्रभावित करेंगे, हम लोग कैटल्स को पालन करते हैं, इकोनॉमिक हमारी लॉस होता है। 5 डिजीज आपको कैटल्स की वायरल निकालनी है, 5 प्लांट्स की निकालनी है। 5 प्लांट्स की इसलिए निकालनी है वायरल, क्योंकि हम एग्रीकल्चर करते हैं, वो फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। वायरल में 10 और 5, ठीक है। ऐसे ही बैक्टीरियल डिजीज, बहुत सारे लोग बैक्टीरिया और वायरस में भी अंतर नहीं कर पाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर वाले गलत लिखते हैं, खास करके पत्रकार को गलत लिखते हैं। वायरल डिजीज फैलती है और वो लिखते हैं कि ये बैक्टीरिया बहुत पाया जाता है भोपाल में, तो उसको तो समझ नहीं आता, वहां से ज्ञान न लेकर दिया करते हैं। विकिपीडिया के मामले में, साइंस एंड टेक के मामले में विकिपीडिया काफी अच्छा है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया है और उसको क्रॉस चेक करने वाले ढेरों लोगों की निगाहें साइंटिस्ट की और एक्सपर्ट्स पे लगे रहते हैं, तो वहां गलती नहीं होती है, और होती तो भी ऑब्जेक्शन जाते हैं, वो रिमूव करते रहते हैं, तो वहां रिलाइट किया जा सकता है। लेकिन लोकल अखबारों से वहां से नहीं लेना, और न्यूज़पेपर की वेबसाइट से भी नहीं लेना, क्या करना, वो अखबार और न्यूज़पेपर की वेबसाइट में कोई अंतर नहीं है। और आज तक और एबीपी न्यूज़ और इनसे भी नहीं लेना, एनडीटीवी से भी नहीं लेना इस मामले में, तो कम से बीमारी ठीक है। वो अपना राजनीतिक रूप से एनडीटीवी ठीक है, वो करता रहता है, अच्छा एनालिसिस देता है, साइंस में फिर पैदा लगता है। जेबीयू में साइंस का कुछ नहीं है, वो ह्यूमैनिटीज वाला पार्ट, यानी कि हार्ड साइंसेस में वो जेबीयू, ठीक है, टेक्निकल नहीं है। तो टेक्निकल वाले में जैसे मैं कल आपको पुलिस के बारे में जगह रहता है कि जगह रहता है, तो वो क्या है, हर चीज के लिए आंदोलन करेंगे। वो एक फोन करना था ढंग से एसपी को या सीएसपी को, काम ठीक से हो गया था, अब वो कानून पता है तो वो बहुत आसानी से काम कर लेगा, लेकिन वो सब मोमबत्ती लेके निकल जाएंगे,
मतलब फोन नहीं लगते, तो उनको नॉलेज ही नहीं है, ये प्रॉब्लम है। वो ना तो उनको कोई कानून का ढंग से ज्ञान है, संविधान की प्रस्ताव हमारे याद है, हर जगह प्रस्ताव में थोड़ी, सब जगह जहाँ ड्रग्स वाला मामला है तो ड्रग्स का लागू हुआ है। आप कानून पढ़ो ना, बहुत पढ़ाई की बात करते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, मोदी अनपढ़ है, तो तुम क्या पढ़ लिए, हर जगह तो मोमबत्ती लेके जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हर चीज पे आंदोलन करेंगे, जाम करेंगे, जंतर मंतर बैठेंगे, हर चीज का नहीं होता, दिमाग लगाओ, पढ़ो ढंग से, स्पेसिफिक उस चीज को पढ़ो, और फिर उसका कोई कानून के तरीके से लाओ, सरकार को चुप हो जाएगी। वो क्या है कि हर चीज का राजनीतिकरण है ना, राम लोहिया, वो जयप्रकाश नारायण, फिर गांधी जी हर चीज के लिए वो करने लगे, तो उनको सॉल्यूशन नहीं करना था, उनको भी तो नेता बनना था, भारत का नेतृत्व करना था, राष्ट्रपिता बनना था। सॉल्यूशन तो निकल सकते थे, सॉल्यूशन के तो और भी तरीके थे। अम्बेडकर तो कभी जेल नहीं गए, अम्बेडकर कभी जेल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको सड़क पे उतर करके मोमबत्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं कुछ नहीं करना पड़ा उनको। वो तो अंग्रेजों के साथ बैठते थे, गोपाल कृष्ण गोखले करने की करते थे सब झंझट, वो तो बात करते थे, डिबेट करते थे, वहां चले जाते थे पार्लियामेंट में ब्रिटेन में, और वहां जाके बोलते थे, हिसाब किताब बेंच में समझा करते थे कि इतना पैसा इधर लिया तुमने, इतना रेवेन्यू लिया है, इसमें लगा दिया, इधर तुमने ये शाही खर्चा कर दिया, अब यहाँ हमारे राजकुमार की शादी हो रही तो इसमें हमारे विदर्भ के किसान का टैक्स का क्या करना है, इसकी शादी को धूमधाम से क्यों कर रहे, और इसका पैसा वो क्यों दे रहे, नागपुर का किसान क्यों दे, इसका वो क्यों करे, वो तो गरीब है, उसके यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है, उसके लिए कुछ करो ना इस पैसे का। तो वहां के संसद के लोग जो है, जैसे अभी शोएब अख्तर बोला ना कि हमारे यहाँ दानिश कमेरिया को जो है हिंदू होने के कारण बहुत दिक्कत आती थी, ऐसे वहां के कुछ जो बुद्धिमान थे वो बोलते ये सही क्या, ये तो बात बिल्कुल गलत है कि तुम यहाँ जो है नागपुर वालों के पैसे से यहाँ शादी कर रहे हो, राजकुमार के बाढ़ में राजकुमार बोले उनके लिए क्या काम करना, वहां के लोग भी शुरू हो जाते थे, तो ऐसे समर्थन हासिल करते थे। यहाँ वाले क्या करेंगे, यहाँ का पैसा वहां जाना है, जुलूस मोमबत्ती करके किसने बढ़िया किया काम, गोपाल कृष्ण वो हो गए। ये जो होगा ना नॉलेज जब होगा तो आपको ये सब इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, आप बैठे तो सड़कों को करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी का क्वेश्चन करते थे, लॉ में कर आपने मैग्ना कार्टा में क्या किया, आपने अपने यहाँ क्या कर रखा है, आप बोल रहे हैं कि ये वही प्रजा, फिर कैसे, यूएस में तो ऐसा नहीं होता, वहां तो ऐसा नहीं होता, 4-5 एग्जाम्पल देके वो ठंडा हो गया, और उसने गल भी दिया, तब दबाव आता है, नॉलेज से दबाव आता है, केवल आंदोलन से तो फिर क्या होता है, परेशान हो जाता है, यानी ये जो है परेशान करेगा, और फिर वो तोड़ के लिया आता है। गांधी जी के 144 ले आए थे, उनको मालूम है गांधी जी आएंगे तो क्या होगा, लाखों लोग साथ आते हैं, अकेला तो आता नहीं, लाखों लोग एक काम करो, 3-4 लोग एक साथ इकट्ठे ना हो सके, ऐसा नहीं सब तो उन्होंने सीआरपीसी में प्रोविजन ही कर दिया, सीआरपीसी की धारा सेक्शन 144, आप आ ही नहीं सकते साथ में, आंदोलन कर नहीं सकते, तो योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में लगा दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में इतना स्ट्रिक्ट था क्या, एक साथ यूनिफॉर्म, आपको ऐसे कमाले से मार लगाना है जहाँ आपको समस्या दिखती है, डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को, या छोटे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वो गुजरेगा उधर, उसको लगता है कि ये लोग कुछ योजना बना रहे हैं, सुनो में जो है ये समस्या खड़ी कर सकते हैं, तो वो फिर घोषणा कर देता है ऑर्डर, कई बार रिटर्न ऑर्डर होता है, कई बार पहले से होता है, कई बार नहीं होता है, तो घोषणा कर देता है 144, इस बार 144 को यूज हुई ना, बोला नहीं हमने तो राम मंदिर के टाइम से लगा रखा, ऐसे कैसे लगा सकते, ऐसे तो फिर कोई आंदोलन करेगी क्या, उसको तुरंत जाके फिट हो गई, तो 144 लगी हुई, तो 144 प्रिकॉशनरी जो है वो उस समय में न्यूसेंस के टाइम पे, तो एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे हो सकता है, हो सकता है कुछ लोग सीए के फेवर में बाहर आना चाहते हैं तो भी पिट जाएंगे, फेवर में भी नहीं आ सकते, देश में भी नहीं आ सकते, तो ये तो आपने कोई बेसिक राइट ही छीन लिया, फंडामेंटल राइट ही छीन लिया, कौन सा 19 आपने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वही सब सम्मेलन करना, सभा निरायुक्त सम्मेलन बिना किसी हथियार के हम प्रदर्शन कर सकते, तो कर ही नहीं सकते, ऐसा कैसे कर, पूरा मध्य प्रदेश एक साथ अशांत कैसे हो सकता है, कोई जिला में ऐसा होता है यहाँ लोग झगड़ा नहीं कर रहे, केवल आपने चुराहे पे बात रखना करते हैं,
तो आपने कैसे मान लिया कि पूरा पूरा मध्य प्रदेश ऐसा? तो ये तो खामियां हैं, ये निकल करके आती है किसमें? नॉलेज के अभाव में। फिर वो क्या करता है कि शासन जो है वो राजनीतिक तौर पे करता है। तो ऐसे कानून आ गए गांधी के। अब ऐसे अगर केवल अम्बेडकर के आंदोलन होते तो ये सब चीजें नहीं होता, लेकिन क्योंकि गांधी के आंदोलन थे तो ये चीजें हथियार नहीं कर सकते ऐसे। ये ज्ञान के अभाव में होता है। तो आपको सब तरह का ज्ञान होना चाहिए, हार्ड साइंस भी होना चाहिए, सॉफ्ट साइंस। तो सॉफ्ट साइंसेस जो आप कैरियर में पढ़ते हैं या ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, अच्छी बात है। आप साहित्य पढ़ें, कविताएं पढ़ें, नागार्जुन बाबा को पढ़ें, और आप सब तरह के सत्ता को हिलाने वाले उपन्यास भी पढ़ें, और साथ साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ें, डिबेट भी बहुत अच्छे से करें, सोशियोलॉजिकल मुद्दों को भी रखें, समाज के मुद्दों को भी रखें। इनका सरोकार भी होना चाहिए, लेकिन साथ साइंस का भी अपना इम्पोर्टेंस है। आप साइंस को लगा नहीं सकते। आज जो भी क्रांति हो रही है, इंटरनेट बंद हो रहा है और जिसको ट्रम्प बनाया हुआ है, साइंस से निकल सकता है। तो इसलिए मैंने जो इसकी महत्ता अभी के प्रसंग को भी जोड़ दिया है इसमें, तो शायद आप लोग उसको जस्टिफाई कर पाए। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग? बैक्टीरियल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस। सबसे ज्यादा डिजीज हमको प्रभावित करती हैं, दुनिया से निकाल कर देती है। ऐसे रह जाता है, मेंटेनेंस पड़ा रहता है ना। ट्वेल्थ हो गए तो रिटर्न मान लेते हैं, एडमिट हो गए और ठीक से क्यों नहीं हुआ, चल लेंगे कि नहीं? हमारे बीच में से चल लेते हैं। वहां पर तो खबरें आती रहती, बहुत बड़ा समुदाय हमसे स्टूडेंट का जुड़ा रहता है। दुर्भाग्य रहता है हमारा, हम ऐसी खबरें सुनते हैं और खबर आती है माता पिता का, भाई का, बहन का, किसका कौन आता है, सब पूरा हाल बेवकूफ हुआ था सर, ये हो गया, फलाना हो गया, बचा नहीं पाए। ये खबरें बड़ी दुखद होती है, तो एक जानकारी ये भी होनी चाहिए, बड़ी दुखद चीज है। अब आप देखो, ये बहुत खतरनाक चीज है। हम कितना भी अहंकार पालते हैं, कुछ भी चारों तरफ पैथोलॉजी से, चारों तरफ बीमारी के कारण है, और अचानक से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें ये इसको अवश्य याद रखें, बहुत काम की चीज बता रहे हैं। फंगल डिजीज, वही कैन डिजीज मनुष्य की या 5 कर लीजिए, तीनों की। 5 फंगल डिजीज ह्यूमन बीइंग की, 5 कैटल्स की यानी लाइवस्टॉक की, और 5 जो है प्लांट्स की। प्लांट्स में फंगल डिजीज और ज्यादा होती हैं, तो वो 10 नहीं कर सकते हैं, लेकिन 5 कर लीजिए। तो आपको जो है ये चीजें हो गई। चलिए अब आइए प्रोटोजोआ डिजीजेस। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ये 10 याद रखिए, इसकी टेबल बनाइए 10। और किस तरह से बनाएंगे वो टेबल का बता दिया मैंने आपको फॉर्मेट, यानी डिजीज का नाम, पैथोजन, वेक्टर और सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। फिर लिखिए निमेटोड डिजीजेस, हेलमिन से होने वाली, कीड़ों से होने वाली डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिन्स, हेलमिन्स से होने वाले रोग। फिर ये भी 5 लिखें, 10 लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 लिख लीजिए। एलिमेंटेसिस वगैरह सब इसमें आ जाए। फिर लिखिए जेनेटिक डिजीजेस, आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग। फिर लिखिए deficiency caused by mineral deficiency, disease caused by mineral deficiency, minerals खनिज के कमी के कारण होने वाले रोग। disease caused by deficiency of vitamins, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ये 10 लिखने हैं, तो जितना विटामिन है उन सबका लिखना है। Disease caused by hyposecretion and hypersecretion of hormones, endocrine hormones, exocrine hormones, हार्मोन्स की कमी से होने वाले रोग। इसमें इंसुलिन वाला जाएंगे तो डायबिटीज और वो सब चीजें आ जाएंगी।
हार्मोन्स के इरेगुलेशन दोनों तरह का, हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन, कम स्त्रावित होने से। फिर लिखिए कार्सिनोजेंस एंड कैंसर। कई प्रकार के कैंसर होते हैं और कई तरह के कैंसर के कारण। कार्सिनोजेन एंड कैंसर, ठीक है। इस तरह से कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो बीमारी का पूरा वर्गीकरण हो गया, रोग आपका एमबीबीएस का हो गया, ठीक है, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल डिसीज भी होती है, कुछ डिसीज फिजियोलॉजिकल, बॉडी में जो आपके तमाम प्रकार की फिजियोलॉजी होती है उससे संबंधित बीमारियां। अब ट्रोमा वगैरह उसमें हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। मस्तिष्क से संबंधित रोग, 5 रोग लिखेगा मस्तिष्क से संबंधित, ब्रेन से रिलेटेड। एक लिखिएगा क्रोमोसोमल एबेरेशंस, क्रोमोसोम की असामान्यताओं से होने वाले रोग, क्रोमोसोम की असामान्य, उसमें डाउन सिंड्रोम, बटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम आएंगे। देखेंगे आप प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न जो है साइंस के। अब जनरल साइंस को सुविधा नहीं दे सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन सी चीजें हैं वो देख लेनी चाहिए, रिवाइज करने का अच्छा तरीका है, ठीक है। तो बीमारी कम से कम 15 मेडिसिनल प्लांट्स के नाम याद रखने चाहिए। मेडिसिनल प्लांट्स, ऐसे पौधे जो दवाइयां देते हैं। मध्य प्रदेश में राउटिया सर्पेंटिना होता है, सर्वगंधा जो हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर की दवा बनाता है। विदेनिया सोमनीफेरा है, अश्वगंधा। ऑसिमम सेक्टम तुलसी, पेपेवर सोमनीफेरम हो गया। तो ये हमेशा पूछे जाते हैं सवाल, ऐसे सवाल आते हैं। फिर रिसर्च सेंटर्स, मेडिकल कॉलेज, एम्स, इनकी लिस्ट। वेटनरी एजुकेशन, पशु चिकित्सा इकाइयां, पशु चिकित्सा महाविद्यालय पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी पूछी जाती है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च और एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये यहाँ जाएंगे खास करके मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी के एग्जाम में। जो यूपीएससी कर रहे हैं वो पूरे देश के लिखो, उनको पूरा देश करना है। बस आप वो पूरा सिलेबस सबमिट करके दे देंगे, बस आप जो जो कहा जा रहा है वो करते जाओ, तो आपका कोर्स होता जाएगा। कोचिंग में यही होता है, एक चैनलाइज हो जाता है, चीजें चैनलाइज हो जाती हैं। बाहर क्या पता नहीं चलता कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अथाह सागर है, इसको शुरू करें, कहां से खत्म करें, तो आपको सोर्स पता है और काम बता रहे हैं, तो 1 सप्ताह का काम है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा फिल्म इसका जो आपको जानकारी देता है, वो है बायोडाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिर बायोडाइवर्सिटी से आते हैं। जैव विविधता, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंस है इसका है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में आपको फिर फाइलम बताया था सारे, प्रोटोजोआ से लेकर बिल्कुल मैमल्स तक। एक बार फाइलम को पढ़ना चाहिए। क्या होता है कि जो नजदीकी संबंध है, एक तो सबसे पहले स्टडी विज्ञान की, जीव विज्ञान की वो शाखा है जो इनका अध्ययन करती है, तो उसकी एक लिस्ट होती है। आपने हमेशा कोई भी किताब देखी होगी साइंस की, तो ब्रांचेस बताते हैं कि ये लाइफ साइंस की ब्रांचेस हैं। एकेरोलॉजी क्या होता है, गेनकोलॉजी क्या होता है, एंटोमोलॉजी क्या होता है। एंटोमोलॉजी मींस स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स,
study of mollusks, study of arthropods, other arthropods, study of ticks and mites, and scorpion. तो उनका ग्रुप है. स्पाइडर्स, टिक्स, माइट्स और स्कॉर्पियन ये एरेक्निड्स कहलाते हैं. एरेक्निडा इनका ग्रुप कहलाता है एरेक्निडा. तो आज आकर के एरेक्निड्स देखिएगा. ARACHNIDS एरेक्निड्स. तो एरेक्निड्स क्या होते हैं? तो टिक्स, माइट्स, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियन. इन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया है. यहाँ मैं ग्रुप वर्ड यूज कर रहा हूँ, बाकी को ऑर्डर और क्लास वर्ड यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन आपको समझने के लिए मैं ग्रुप बता रहा हूँ. एक होता है क्रस्टेशिया, जिसमें ग्रेक होता है क्रस्टेशिया, और प्रॉन होते हैं. प्रॉन कल्चर आपने सुना होगा, झींगा मछली. तो प्रॉन और क्रेक एक साथ आते हैं. प्रॉन और क्रेक शेप भी yes, तो ये क्रस्टेशियंस कहलाते हैं. तो ये यूपीएससी में तो आप पूछने वाले 2-3 प्रश्न हैं क्रस्टेशियन वाले, तो बड़ी दिक्कत है. उसमें जो है आपको यही पता नहीं चलता कि ये कौन से में, तो फिर कौन किसको खाता है ये समझ में नहीं आता. तो हायरार्की में समझ में नहीं आती, उसकी कैटेगरी समझना पड़ती है. और एक होता है इंसेक्टा. इंसेक्ट तो लगभग 70-80% जो दुनिया में जी रहे हैं जंतु, जिसको कहते हैं एनिमल, उनमें क्या है? इंसेक्ट सबसे ज्यादा है. इंसेक्टा. तो इंसेक्टा जाकर के आज पढ़िए, उसकी विशेषता होती है 3 पेयर्ड लेग्स, 3 जोड़ी टांगे. 2 टाइप के जो है इंसेक्ट्स होते हैं, बेनिफिशियल और हार्मफुल इंसेक्ट्स. 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं आप लोग. बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के एग्जांपल आपको बताए थे, मधुमक्खी, हनी बी, एपिस फ्लोरिया. परीक्षा में एमपीएससी वाला बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उसका. एपिस फ्लोरिया यूरोपियन मधुमक्खी जो सबसे ज्यादा शहद देती है. एपीकल्चर इसको बोलते हैं, एपीकल्चर. थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो जैसे आप 6th-7th की साइंस पढ़ेंगे तो वहां बोलेगा कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं. थोड़ा 9th-10th में आएंगे तो बोलेंगे एपिस फ्लोरिया जो सबसे बेस्ट मधुमक्खी है जो शहद का उत्पादन करती है. 11th-12th के लेवल पे आएंगे तो कहेंगे कि शुगर जो होती है हनी में, उसका नाम है लेक्टोज और सुक्रोज. तो वो केमिकल कंपोजिशन पर चले जाते हैं, हनी के केमिकल कंपोजिशन पर चले जाते हैं. कॉलेज में जाएंगे तो वही वेगल डांस और वो वहां चला जाता है नोबेल प्राइज तक. तो अलग अलग लेवल पे जाकर के अलग अलग कक्षाओं में आपको शहद के उत्पादन और मधुमक्खी पालन से संबंधित जानकारियां मिलेंगी. लेकिन आपको 11th-12th तक जाना है. सेरिकल्चर तो रेशम की प्रोटीन है सेरिसिन. सेरिसिन से सेरिकल्चर बना है. तो रेशम की प्रोटीन आपको पता होनी चाहिए. तो ये मैंने थोड़ा सा अपर क्लास में लिखा है. बॉम्बेक्स मोरी, सामान्य प्रश्न जो है बॉम्बेक्स मोरी के टसर सिल्क और मलबेरी सिल्क. तो मलबेरी सिल्क का जो होता है उसका नाम है बॉम्बेक्स मोरी, जो सबसे ज्यादा शहतूत के पेड़ों को उगा करके उसके माध्यम से सेरिकल्चर किया जाता है, रेशम उत्पादन किया जाता है. तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ. ये जो आज की क्लास को आप 1-2 बार सुनना जाकर के YouTube पे, और उसी टाइप का होमवर्क करने की कोशिश करना. एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न होंगे. बेसिक में क्या है? जनरल साइंस तो जोड़ा नहीं जाता, सामान्य सब प्रश्न आते हैं. ठीक है. तो सेरिकल्चर को डीप में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि शहतूत के पेड़ हैं, ये बॉम्बेक्स मोरी है, ये मलबेरी है, ये टसर है, ये मूंगा है. तो कितने टाइप के? 3 टाइप के खास करके सिल्क वर्म पढ़ना, और भी प्रोटीन पढ़ लेना सेरिसिन है. तो इतना में जो आपका सेरिकल्चर होगा. और लाभदायक कौन सा होता है? लेग इंसेक्ट. बेसिकल लगता है मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छा लेग होता है. तो जो बेस्ट लेग होता है उसको क्या कहते हैं? बटन लेग, शेल लेग. शेल लेग जो होता है सबसे बेस्ट लेग होता है, अच्छा लेग होता है. तो ये लेग यानी लाख का उत्पादन. कुसुमी लेग, कुसुम के पेड़ के ऊपर जो लाख का इनोकुलेशन कराया जाता है, मेल फीमेल इंसेक्ट जो होते हैं उनको जोड़ा जाता है, और एक तरह से उनकी जो स्वार्मिंग होती है, वो सारी चीजें उतना डीप में आपको नहीं जाना है साइकिल के उसमें, लेकिन कम से कम
ये पता होना चाहिए कि लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में लेक कौन कौन से जिलों में होती है, उत्पादित होती है? तो लाख, मध्य प्रदेश में लाख उत्पादन, लेक कल्चर, रेसिपर लक्का, ये उस कीड़े का नाम है जो लाख उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। तो लेक इंसेक्ट, तो ये मैंने आपको फायदेमंद जो है कीड़े बताए, ठीक है। ये कीड़े नहीं है, इंसेक्ट है। कीड़ों में तो, और कीट, इसको कीट बोलते हैं। अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कीट। कीट और कीड़े में अंतर है। हेलमिंथ जो थे वो कीड़े थे। कीड़े कौन है? हेलमिंथ। तो उनकी बात में करेंगे। कई बार हमें बटरफ्लाई, हम बोलते हैं सब्जी में बहुत कीड़े हैं, फल में बहुत कीड़े हैं। ये कीड़े नहीं है, ये क्या है? कीट है। तो आप जब बायोलॉजी जान जाए या ग्रेजुएट हो जाए तो आप आम आदमी जो अनपढ़ आदमी होता है उसको कीड़ा कहेगा, ठीक है। आप कहेंगे लार्वा, ये किसके लार्वा है? कीट के लार्वा, इंसेक्ट्स के लार्वा। आप उनको लार्वा कहेंगे क्योंकि वो आगे जाकर के या तो मच्छर बनने वाला है, पानी में जो लार्वा है वो मच्छर बन जाएंगे। पानी के कीड़े आप होते हैं, पानी में बहुत कीड़े हैं, काले कीड़े हैं, लाल कीड़े हैं, नहीं क्यूलेक्स का कीड़ा जो है वो लाल होता है। थोड़ा सा भूरा सा कीड़ा होता है वो आपका एडिस इजिप्टाई वाला होता है, वो डेंगू का लार्वा है। डेंगू कौन सा फीवर है? मच्छर के काटने से होता है। वायरल है कि कैसा है? वायरल है। और हम क्या बोलते हैं कि डेंगू का लार्वा नहीं, वो उस वायरस को कैरी करने वाले मच्छर का लार्वा है हमारा। डेंगू के मच्छर का लार्वा। सारे अखबार वाले क्या बोलते हैं कि डेंगू का लार्वा है। डेंगू का लार्वा नहीं, डेंगू के वायरस को कैरी करने वाला जो मच्छर है उसका बाल्यकाल है, वो उसका शिशु अवस्था है, वो लार्वा। तो बहुत भ्रम है। दरअसल न्यूज़पेपर में जो लिखते हैं ना वो साइंस के हिसाब से सदा अनपढ़ लोग हैं, बिल्कुल एकदम ऑल टाइम। हमें जहाँ अनपढ़ ही मिलता है। पत्रकार और हमारे न्यूज एंकर है साइंस के मामले में एकदम पैदल है। और ये जो कम्युनिटी साइंस की, इसको पढ़ के बहुत सारा चश्मा लग जाता है और वो डॉक्टर हो जाते हैं, वो समझाते नहीं है ना, कोई कटाक्ष करता है उसके ऊपर, कोई क्लियर नहीं करता है क्योंकि उनका तो नॉलेज से पैसा बनता है ना, उनका नॉलेज से पैसा बनता है। वो जनजागरण नहीं करते, डॉक्टर कभी भी जनजागरण नहीं करते, हमेशा शांत रहते हैं। वो आप जाते हैं पर्चे पे कुछ लिखते हैं, पैसा बनता है। जब अगर वो जगाने लग जाए लोगों को तो फिर तो पैसे ही नहीं बनेंगे। और पत्रकार आपको बता देते तो अखबार में ये होता ही नहीं है, इनका जनजागरण कभी नहीं होता। बहुत बुरी हालत। वो बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस आ जाता है पत्रकार। अखबार में क्या होता है कि वो टाइप करता है कंप्यूटर में और फिर उधर दूसरे दिन छप के आ जाता है। छप के आ जाता है तो उनको देखता है तो वो देखता है कि अब ये लकीर जो है बिल्कुल सत्य है, वो छप के आ गई। छपी हुई चीजों के प्रति एक मान्यता होती है तो उसका नुकसान आपको होता है, ध्यान रखिए। और कुछ भ्रांतियां आपको निकालनी चाहिए। कीड़े और कीट, इंसेक्ट दोनों में बहुत अंतर है। कीड़े होते हैं हेलमिंथ, यहाँ तक कि अल्कोहल को भी कीड़ा कहते हैं, वर्म बोलते हैं। वर्म इंग्लिश में कीड़े का शब्द जो है वो क्या है? वर्म, WR, अर्थवर्म। तो जब उसका जमीन का कीड़ा, भूमि, धरती, तो धरती का कीड़ा अर्थवर्म। लेकिन आपने पढ़ा है कि राउंड वर्म, टेप वर्म पढ़े ना, वो वर्म, वो कीड़े, वो पेट में होते हैं। अधिकांश पेट में होते हैं, आंखों में होते हैं, ब्लड में होते हैं। पेट में, हमारे ब्लड में, हमारी आंखों में, हमारे आंखों में, ब्रेन में, वहां तक कीड़े होते हैं। तरह तरह के कीड़े होते हैं, बच्चों में ज्यादा होते हैं। और जिनके सैनिटरी एपिटिक्स में होती है वो उनमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो रिसाइकल होकर के मनुष्य के मल के माध्यम से बहुत ज्यादा साइकिल कर जाते हैं। तो ये आप पढ़ोगे इंसेफ्लाइटिस क्या होती है, वो सब इसी प्रकार का है, ठीक है। फाइलेरियसिस, फाइलेरिया हो, तो ये वो कीड़े, ये कीड़े नहीं है, ठीक है। तो सब्जियों और फलों के कीड़े मैंने पहले भी बताया था आपको। सब्जियां और फल जो आप देखते हैं उनमें जो कैटरपिलर लार्वा है वो सब बटरफ्लाई के लार्वा है। बटरफ्लाई तितलियां बनने वाले
इसलिए तितली में आप देखते हैं बीच में कीड़ा होता है, दोनों तरफ पंखा आ जाता है, कोई लार्वा के दोनों तरफ पंखा आ जाते हैं, वो तितली बन जाती है। बीच में तो कैटरपिलर ही रहता है, कीड़ा ही तो रहता है बीच में, बीच की बॉडी तो उसकी कीड़े वाली बॉडी, बस दोनों तरफ हो गया, ऊपर दो एंटीना आ गया, आंखें आ गई और तीन जोड़ी पैर आ गए, कोई तीन पैर लेंस इंसेक्ट आ गया। तो सस्ते में समझ गए क्या? तो ये वो, और यही इंसेक्ट का आप बाधा एनाफिलिस को देखेंगे, क्यूलेक्स को देखेंगे, एडिस इजिप्टाई को देखेंगे, तो तीन जोड़ी टांग, कभी आपसे पूछ ले एडिस इजिप्टाई की कितनी टांग है, तो आप कहोगे मैं तो कुछ भी नहीं किया, तो नहीं हो इंसेक्ट उनका ग्रुप है इंसेक्ट। और जो कि इंसेक्ट ऑर्डर है वो 3 पेयर्ड लेग्स होंगे। जूम में आपकी जूम में कितनी जोड़ी टांग है? अगर वो मुझे आपकी जूम में बताओ, वही 3 जोड़ी टांग है। ह्यूमन लव्स पेडिकुलस उसको बोलते हैं, ह्यूमैनिस पेडिकुलस ह्यूमैनिस। जानवरों की जुएं थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, हमारी भी 2 तरह की, बॉडी नर्व्स और हेड की। सिर की जुएं अलग होती है, थोड़ी बड़ी होती है, बॉडी नर्व्स जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, क्योंकि स्किन को केयर करना बहुत आसान है, तो उसके माउथ ऑर्गन्स, माउथ एपरेटस बिल्कुल अलग होते हैं, उसके अलग होते हैं सिर वाले। और फिर जानवरों की काफी और मोटी, उनकी जुएं थोड़ी और ज्यादा सख्त चाहिए, और उनकी जो जुएं हैं वो बिल्कुल अलग होती है। तो ये है इंसेक्ट जो फ्लाई कर सकते हैं, जिनके पंख जो है वो गायब हो गए बिकॉज ऑफ पैरासिटिज्म एडाप्टेशन। उनको एक ही जगह खून चूसने को मिल रहा है, जबरदस्त जबड़े दे दिए हैं उसको, और खून चूसने का सकिंग एपरेटस दे दिया है, तो वो सर्कल करते हैं ब्लड को, जरूरत ही नहीं है उनको फ्लाई करने की। तो जितना पैरासिटिज्म होता है, जिसमें पैरासिटिज्म होता है, उसका लोकोमोशन नेचर खत्म कर देती है, उसको मूव करने के लिए, उड़ने के लिए उनके साधन होते हैं वो खत्म कर देते हैं। बटरफ्लाई को, मॉस्किटो को, सबको क्यों उड़ना होता है? अगर मॉस्किटो ऐसे चल के आता तो आप मार देते उसको यार, तो मॉस्किटो को दिया है उसको फ्लाई करने के लिए, ताकि वो अच्छे से काट सके और एक लग जाए हो सके। उसका बॉडी बाइटिंग एपरेटस के साथ ये है बिल्कुल इंजेक्शन जैसा, पेयर से है और ऑर्गन जो है उसका इंजेक्शन जैसा होता है, आगे से बहुत नुकीला होता है, अंदर से होलो ट्यूब होती है। तो वो सबसे पहले जैसे डॉक्टर एक लगाता है, स्क्रिप्ट लगाता है ठंडी ठंडी, और फिर जो है इंजेक्शन डालता है, वैसे ये भी एक अपना ड्रॉप डालता है पहले, तो उसके बाद धीरे से उस समय दर्द नहीं होता, इंजेक्शन में दर्द कब होता है? जब वो निकालता है, डॉक्टर निकाल कर सब लगता है, तो मच्छर भी जब खून निकालता है ना प्रोपोसिस अपना, तब एकदम से दर्द होता है, तब आप हाथ मार में तब दर्द हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उसको उड़ना ही होता है, उसको पता है, तो ये उसका बिहेवियर है, इंसेक्ट का बिहेवियर आपको समझ में आया? नेचर ने उसको काफी सुविधा दे रखी है काटने के लिए, ठीक है? तो नींद में तो खूब काट जाता है वो, फिर बिना, जैसे कई बार चोर होते हैं ना, बिना पीटे और बिना आपकी पिटाई के तो सामान नहीं लेते। हमारे सब टीचर थे, तो वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में चोर मिले, तो उन्होंने कहा भाई कितना मतलब जो कुछ किया उनको दे रही थी, उन्होंने दे दिया, मुझे बोला सर हम बिना मेहनत के भी लेते थे, अगर हम पीटेंगे तो चाहिए आपको, मतलब क्या है कि आपने जीविका अच्छी बात है। तो मच्छर भी ऐसे ही करता है, आपने उसको खून दे दिया वो ठीक है, लेकिन वो आपको बीमारी देगा। वो क्या करता है कि एक लाख आपके अंदर दिलाता है, लाख एक खून देता है जाने में, वो बोलता है मेरी लाख आपको लेना पड़ेगी, उसका बीमारी है ना, प्लाज्मोडियम, मलेरिया, खांसी, तो ये जितनी भी बीमारियां डेंगू है, ये है, मच्छर के काटने से क्यों होती है? क्योंकि वो एक एंटीकोगुलेंट मिलाता है, क्योंकि उसने जैसे इंजेक्शन एंटर किया, अगर रक्त का थक्का जम गया तो वहीं बैठा रह जाएगा, फिर उड़ नहीं पाएगा ना वो, उसकी सूंड तो बंद जाएगी, और उसमें इतनी दम नहीं है तो सूंड टूट जाएगी, मर जाएगा। तो उससे पहले वो एक एंटीकोगुलेंट मिलाता है ताकि ब्लड पतला रहे, जम ना पाए, कोगुलेशन ना हो पाए, क्लॉटिंग ना हो। तो उसके लिए वो जो एक बूंद मिलाता है, उसी में सब कुछ होता है मसाला आपकी बीमारी से, आपको बीमार करने के लिए वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो भी मच्छर के द्वारा आना है वो उस बूंद से आता है। सबसे पहले वो आपको एक बूंद डोनेट करता है,
और बस उसमें आपकी बीमारी का सारा साधन होता है, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, टाइफस हो, जो भी जितने भी तरह की बीमारी है उसमें रहती है। बिना मेहनत के वो भी नहीं देता, ठीक है, आपको कुछ देता है इवेंट दे। तो आप लोग इस चीज को शायद समझ पाए होंगे, तो आप प्रोटोजोन की लिस्ट बनाओगे तो आपको मच्छर के नाम आ जाएंगे कि कौन से मच्छर से कौन सा बीमारी होती है, तो वो सुविधा होगी, ठीक है। बाकी जो आप लोग कीड़े देखते हो, मैंने आपको बताया था कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो कीड़े होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताई। कितने लोग मानते हैं कि मूंगफली जो है वो जड़ों में लगती है? मैंने पहले भी बताया था, डिस्कस किया। जमीन के अंदर से मूंगफली सभी ने उखाड़ी होगी। कितने लोग की मान्यता है कि मूंगफली कहाँ लगती है? फूल पे लगती है, पत्ती पे लगती है, तना पे लगती है, जड़ पे लगती है? जड़ पे। हाथ खड़े करो, कितने लोग मानते हैं जो जड़ वाले? क्यों? क्या दिक्कत है? जो मानते हैं वो खड़े करो। अब ये सारे लोग गलत हुए, हम चाहते थे ज्यादा लोग गलत हो, ठीक है। कृषि मंत्री को भी नहीं पता। तो ये तने पे लगती है। मूंगफली क्या है? फल। नाम भी उसमें फली लिखा हुआ है, फल। तो क्या हुआ? फल क्या हुआ? फल हमेशा फूल पे लगता है, ध्यान रखिए। और फूल हमेशा तने पे लगता है। फूल किस पे लगता है? तने। तो पीले पीले फूल आते हैं मूंगफली के, आप सबने देखे होंगे, अगर किसी ने खेती में जाकर के देखा होगा, एग्रीकल्चर आपके आसपास होता है। पीले फूल जो होते हैं वो बाद में जियोमार्फिक होती है, रूट्स। वो रूट्स नहीं होती, बल्कि वो तना होता है, जो बहुत सारे स्टेम जो होते हैं वो जमीन में चले जाते हैं। और फिर जैसे जगह पर फ्लावर लग रहा था उसी जगह पर मूंगफली लगती है, ठीक है, पीनट्स। तो क्या होती है? मूंगफली फल होता है, और जो फ्लावर होता है उसके नीचे जो कैलिक्स करोला है वो गिर जाते हैं, जो बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, वही बाद में बीज बनाता है। तो फूल का जो हिस्सा फीमेल डायनोशियम वाला जो हिस्सा होता है वो बीजांड कहलाता है, वही फर्टिलाइजेशन होता है, वही फ्रूट में कन्वर्ट होता है। फ्रूट क्या होता है? फ्रूट पोषण का काम करता है। किसके पोषण का काम करता है? बीज के। तो जो फ्रूट के बीज होते हैं उनके चारों तरफ मेसोकार्प होता है, या सबसे बाहर होता है पेरिकार्प होता है, और जो सीड वाला पार्ट होता है उसको एंडोकार्प कहते हैं। तो एंडोकार्प, मेसोकार्प, पेरिकार्प। तो फलों के कौन से हिस्से क्या खाए जाते हैं, ये आपको नेट पे लिस्ट मिल जाएगी। या पेरिकार्प खाते हैं, पेरिकार्प खाते हैं, या मेसोकार्प खाते हैं, एंडोकार्प खाते हैं। तो अलग अलग फलों में आप अलग अलग हिस्सा खाते हैं। तो बीजों की सुरक्षा के लिए वो बनता है। तो जो फ्लावर का डायग्रेशन डिजाइन है, वहां पर जो बटरफ्लाई आता है वो वहां अंडे देता है। अंडे देने से क्या होता है कि वो बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तब अंदर से कैटरपिलर निकलते हैं। तो जब फ्रूट बन जाता है तो फिर कीड़ा खाता खाता बाहर से आता है, उसको खाते हुए बाहर से आता है। तो जो आपको खराब सब्जियां, खराब फल मिलते हैं जिसमें छेद होते हैं, तो इसका मतलब उसमें से मक्खी निकल करके, बटरफ्लाई निकल करके उड़ चुकी, यानी खाते खाते बाहर आ गई, अपनी साइज को ग्रो कर लिया, पंख डेवलप हो गए और अब वो उड़ गई आगे से। तो ये अंदर से निकल करके आता है। तो मैंने पेस्टिसाइड का कमाल बताया था आपको। पेस्टिसाइड जो डाले जाते हैं वो किस पे? फ्लावर पे डाले जाते हैं। तो फ्लावरिंग होता है तब पेस्टिसाइड डालते हैं। तो हमारे यहाँ पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा डालते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड भी डाले जाते हैं। अमेरिका में पेस्टिसाइड को टेस्ट किया जाता है, तो हमारे फ्रूट्स अमेरिका में नहीं बिकते। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि आपकी जो पेस्टिसाइड की मात्रा है अमेरिका की मात्रा से 40 गुना ज्यादा है। हम जितना यहाँ पेस्टिसाइड डालते हैं, अब पेस्टिसाइड आप डालते हैं, ऊपर एक बटरफ्लाई बैठी थी, मक्खी बैठी थी, भौरा बैठा था, आपने उस पर छिड़काया थोड़ा सा, या फिर आपने पहले से पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है, भौरा आके बैठा, कितना सख्त होता है भौरे की बॉडी, और जैसे ही उस पर बैठा वो उसकी फ्यूम से और उससे नीचे गिर गए, धड़ाम से गिर गए। इसका मतलब वो जहरीला है, और वो फ्रूट के अंदर पैक हो जाता है पेस्टिसाइड। आगे समझ? पेस्टिसाइड पैक हो जाता है। तो मैं आपकी फूड हैबिट्स को भी सुधारना चाहता हूँ कि आपकी फूड हैबिट्स भी सुधरे। तो पेस्टिसाइड पैक हो गया, तो अब आप फल काट के खाते हैं, सब्जी काट के खाते हैं, तो अंदर पेस्टिसाइड एक्यूमुलेट हो, यही बायोवेरिफिकेशन है एक तरह का।
और वो पेस्टिसाइड जो अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से जो जमा है वो आपकी सब्जी के साथ, और अगर आपने उसको फ्राई कर लिया, तेल डाला, आपने उसको गर्म किया, तो जो केमिकल है, जो नेफ्थॉल था या जो भी केमिकल डाइजीन था, डाइजीन था, तरह तरह की पेस्टिसाइड्स की कैटेगरी। यूपीएससी में तो पेस्टिसाइड के 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल आते हैं, पक्का पकड़ लो। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो तो पेस्टिसाइड की कैटेगरी की लिस्ट ढूंढ लो, वो कर लो, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पेस्टिसाइड में क्या होता है कि वो केमिकल का फॉर्म चेंज हो जाता है, उसमें रूपांतरण हो जाता है, और वो और केमिकल मिल जाता है और नए नए फॉर्म में चला जाता है। गर्म करने के बाद उसका नेचर भी चेंज हो जाता है। अब आप उसको सब्जी को खाते हो तो फिर कैंसर होने के 90% चांस है। तरह तरह के कैंसर, बोन कैंसर, स्किन कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, ब्लड कैंसर। तो कई लोग बोलते हैं बड़े सज्जन आदमी थे, इन्होंने कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, कभी तंबाकू नहीं खाई, लेकिन सब्जी खाई, फल खाया था, सब्जी खाई। तो अमेरिका हमारे फल नहीं खरीदा, भारत के किसान बहुत भयंकर पेस्टिसाइड डाल रहे हैं और बिना किसी अनुपात में डाल रहे हैं। इतना खतरनाक होता है कि अगर उसका आप जानकारी ले लेंगे तो फिर आप ये सब खाना पसंद नहीं करेंगे। बहुत बड़ा जहर होता है। तो हम जो सब्जियां खा रहे हैं फर्टिलाइजर के माध्यम से भी, और पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स और तमाम प्रकार की वेडिसाइड्स, इन सब के माध्यम से बहुत ज्यादा केमिकल हम लोग खा रहे हैं। डाइक्लोफिनेक का नाम आपने सुना है, हर तीसरे चौथे साल इसका प्रश्न आ जाता है। जो दुधारू पशु होते हैं उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, पेन किलर है डाइक्लोफिनेक, जिसके कारण बच्चे गायब हो गए, गिद्ध गायब हो गए, ये एक बहुत पॉपुलर प्रश्न है। और डायल्ग्रीन और एल्ग्रीन और मैं जो भी बता रहा था नेक्सॉल और ये सब पेस्टिसाइड की कैटेगरीज निकाल लीजिए, एक आध प्रश्न शायद आपको वहां से मिल जाए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य बहुत प्रभावित हो रहा है। इसलिए सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है भारत में अगर होगा, अभी तो नाम ही चल रहा है, बातें ही हो रही है, लेकिन अगर होगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे पहला स्टेट आपने सिक्किम वाला क्वेश्चन देखा। तो ये क्यों होता है, ये प्रश्न क्यों आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न इसलिए आते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आज के समय की आवश्यकता है। आपको फिर से कार्बनिक कृषि की तरफ जाना पड़ेगा, हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर की तरफ जाना पड़ेगा, नेचर की तरफ जाना पड़ेगा। आप जितना आर्टिफिशियल रहेंगे, क्योंकि जो हरित क्रांति आई थी नॉर्मन बोरलॉग वाली, तो जो हम लोग फूड क्राइसिस से जूझ रहे थे, तो हमने क्वांटिटेटिवली उसको इंक्रीज करने के लिए, हाई यील्डिंग के लिए जो है उसको यूज किया, और ज्यादा यील्ड प्राप्त करने के लिए जो हमने यूज किया है उसमें हमने इसी पे फोकस किया है कि हमको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, ज्यादा क्विंटल अनाज होना चाहिए, ज्यादा क्विंटल सीरियल्स हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, हम इसी पे जा रहे हैं। लेकिन अब हमको क्वालिटेटिवली जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। इसी को कहा गया है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य पॉइंट क्या है, क्वालिटी, गुणवत्ता, स्वास्थ्य के प्रति गुणवत्ता। ठीक है, तो आपने देखा बीच में मैगी को बंद किया था, इंडियन मैगी जो थी उसमें पेस्टिसाइड ने निकाला था ना, कि इंडियन मैगी में पेस्टिसाइड ज्यादा है, केमिकल की मात्रा ज्यादा है। तो इंडिया की जितनी भी चीजें बनी है उसमें सब में पेस्टिसाइड्स और केमिकल ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार से चिंतित नहीं है कि इस तरह से मर जाएगा। वो तो चाहते हैं कि एनपीआर में कम लोग रहेंगे, ठीक है, एनआरसी में कम लोग रहे। तो अभी तो समझ में नहीं आता। सबसे बड़े चीज हमारे पॉलिटिशियन तो उसमें क्या कर सकते हैं, बहुत ही बुरी हालत है। उनको ये सब चीजें कैसे समझ में आएंगी, इसके लिए तो पहले पढ़ना पड़ेगा। बहुत बुरी हालत है, एक्सपर्ट की बात सुनेंगे नहीं, खुद पढ़ेंगे नहीं, होना ही नहीं है कुछ। अलग ही दुनियादारी चल रही है। मतलब अगर आप पढ़ोगे तो फिर थोड़ा सा दुख तो होता है, अज्ञात में आपको पालन करता है, या तो फिर क्लास आना बंद करो, अज्ञात में बन जाओ, ठीक है। या आ रहे हो तो थोड़ा सा कष्ट तो होगा, परेशानी तो आएगी, आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ठीक नहीं हो रहा, वहां पे भी ठीक नहीं हो रहा, तो क्या करें, मर जाए। मतलब गुस्सा आ सकता है, तो सब कुछ ठीक नहीं है, सभी कुछ खराब है। आपको लग रहा है बाजार में जा सकते हैं, नहीं कर सकते। कितना दूध का तो आपके सामने जो है आपने देखा सांची दूध वाले, होटल का तो ऊपर में जो है यूरिया वाला को खिला रहा है। अब यूरिया ना उस पर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, यूरिया की आपको आदत है कहाँ पर फलों में, सब्जियों में, अनाज में, ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं। अब उसमें इतना परेशान होने की नहीं, उसके ऊपर सकता है, जैसे मिलाया उधर से मिलाया, कहीं से मिलाया, आपके पेट में पहले भी जाता था, फिर भी जाता, ठीक है। इसीलिए तो मरे नहीं, तो ढेरों लोग मर जाते हैं।
वो हम लोग 1967 से खा रहे हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन, नॉर्मन फोर्डा, वो सब रॉक फॉस्फेट लेकिन हम 10 साल के बाद मिला है पीछे रह गए पहले से इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये एक अच्छा अवेयरनेस का आपके लिए भी है। तो जो लोग जितना जागरूक है ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक होने की कोशिश करें। आप यदि खेती बाड़ी करते हैं तो अपन कम से कम अपने परिवार के लिए अनाज और दालें और वो ऑर्गेनिक जरूर उगाएं। अपने परिवार वालों को सजेस्ट करें कि कम से कम आधा एकड़ जमीन में हमारे लिए, हमको अगर आप जिंदा देखना चाहते हैं, नहीं तो फिर कैंसर का इलाज कराना पड़ेगा। ठीक है, कैंसर होता है सबसे ज्यादा, इसलिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट। भारत अमेरिका में भी है लेकिन वहां दूसरे कारण हैं उनके। कम से कम बायोसेफ्टी के बारे में बहुत स्टैंडर्ड है। यूरोपियन यूनियन ने काफी कुछ किया है इसके बारे में, ई नंबर्स बताया गया आपको। और यहाँ बहुत सारी लेबोरेटरीज है। तो भारत में एफएसएसआई क्या है, ये नए नए जो है चीजें जो स्वास्थ्य की सुरक्षा करती है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जो है, ये समझदार लोग अगर ऐसे होंगे तो इनके प्रश्न भी ज्यादा है। ठीक है, तो इंसेक्ट्स आपको समझ में आया। ये तो एक ही में बात हो गई। दरअसल क्या है कि हर टॉपिक का अपना अपना एक है। तो बायोडाइवर्सिटी में और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, मोलस्क आप जानते हैं मोलस्क। तो जरा ऑक्टोपस को, सीपीआर को, इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि ये किस प्रकार के हमारे सीपी, ऑयस्टर, पर्ल कल्चर नाम सुना होगा, मोती का उत्पादन होता है आर्टिफिशियली। तो भारत के कोस्टल एरिया में मोती उत्पादन होता है। तो बायोडाइवर्सिटी में ये चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिशरीज का बहुत बड़ा व्यापार भारत में है। उसका कारण है कि भारत की फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कोस्टल एरिया में भी और इनलैंड में। इनलैंड फिशरीज भी होती हैं और कोस्टल फिशरीज भी होती हैं। कुछ तो है समुद्री उत्पादन जो होता है वो उतना स्वादिष्ट नहीं होता। समुद्र के किनारे के लोग इनलैंड फिशरीज को यूज करते हैं। तो मैंने आपको मध्य प्रदेश का एग्जांपल पहले भी बताया था। मध्य प्रदेश की जो फिशरीज है, यहाँ की फिश बंगाल में बहुत पसंद की जाती है। मेजर कार्प, माइनर कार्प, सर्च कीजिएगा किस किस को मेजर कार्प कहेंगे। लेबियोरोइका, कतला कपका, मृगल, ये मेजर कार्प कहलाती है। लेबियोकार्पस, लेबियोबाटा, ये मेजर कार्प है। माइनर कार्प, तो आप माइनर कार्प यूज करिए। फिर भारत में फिशरी को हम लोग बोलते हैं कौन सा रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, क्रांति और पीसी कल्चर, तो कहा जाता है पीसी कल्चर। और जितने भी आप डेव देखते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखते हैं भारत में। डेव की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में एक परियोजना का जो उद्देश्य होता है, वो परियोजना का उद्देश्य एक क्या होता है, पीसी कल्चर, है ना। तो फिश फार्मिंग होता है और फिश हार्वेस्ट होती है। तो वो स्टॉकिंग पॉइंट की तरह काम करता है, वहां स्टॉक करके रखा जाता है फिश को। और बाकी एक टूरिज्म होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं, और एक वाटर रिजर्वायर बना करके इरिगेशन में काम दिया जाता है। तो लगभग 4-5 उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। क्या हो जाता है, टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है, पानी जमा होता है, लोग घूमने जाते हैं डेम पर, और फिशिंग होता है और फिशिंग होने लगता है, और इरिगेशन होता है, सिंचाई होने लगती है नहरों के माध्यम से, और जोधा करता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इस तरह से 4 उद्देश्यों में से उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो जो मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर जब आप लिस्ट बनाएंगे तो साथ में फिशिंग को भी उसमें जोड़ के रखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंस है उसका। मछुआरे जो है उनकी अपनी जाति होती है, और पूरा एक समुदाय है जो इस पर पलता है, बड़ा अपने गियर और नेट लेकर के, नाव लेकर के, बोट लेकर के फिशिंग करने का काम करते हैं परंपरागत रूप से। सामान्यतः कोई भी ठेकेदार भी होता है तो उन्हीं से करवाता है। तो मछुआरों की जो है उनका जीवन, मछुआरों का जीवन, मछुआरे कौन सी जातियां हैं, जनजातियां हैं जो मछुआरे का काम करती हैं। मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियां, कुछ ट्राइब, कुछ कास्ट मछुआरे का काम करते हैं। तो उनमें माझी और इस प्रकार के सरनेम लगते हैं। तो आप इस सरनेम के लोगों को जब आप देखेंगे तो वो लगभग आपको किसी न किसी इनलेट फिशरी के किनारे रहते हुए मिलते हैं। तो आगे फिशेस की अपनी एक दुनिया है। देखिए एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, किस किस के नाम के आगे फिश लगा हुआ है, लेकिन वो फिश नहीं है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, सिल्वर फिश फिश है क्या?
सिल्वर फिश नहीं है तो फिर क्या है? कोई बताओ आप में से, कोई भी नहीं बता सकता। हाँ क्या क्या है क्या? सर वो मतलब एक कीड़ा मतलब वही तो नहीं जाता हमारा संस्कार। कीट, इंसेक्ट, सिल्वर फिश इंसेक्ट, ठीक है। जेलीफिश, कोई बता सकता है जेलीफिश क्या है? जेलीफिश और इंडिया को कहते हैं सिलेंट्रेट। जेलीफिश एक सिलेंट्रेट। वेल, वेल को सब बता देंगे। मैमल है, वेल मछली नहीं, वेल फिश को बोलते हैं फिश, देखिए वो मछली नहीं है। स्टार फिश, अब नाम के आगे फिश लगा हुआ, अब ये परीक्षा में आता है फिश, जिन के नाम के आगे फिश का लिखा हुआ। अब सी हॉर्स क्या है? अब वो फिश है, उसके नाम के आगे हॉर्स लगा हुआ, लेकिन वो फिश है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग लाइफ है। और ऐसे सवाल निकालिए कि कौन कौन सी फिश है जिनके नाम के आगे फिश नहीं है, और ऐसी कौन कौन सी जिनके नाम के आगे फिश है और फिर भी वो फिश नहीं है। तो ये दोनों लिस्ट निकाल लीजिए और नेट पे जाकर के थोड़ा मेहनत कीजिए तो आपको पूरा निकल आएगा, ठीक है। ये तो हो गया नाम फिश का यहाँ से। और इंटरेस्टिंग फिश है, कुछ फ्लूट फिश है, फ्लाइंग फिश है, तो कुछ ऐसे नाम है इंटरेस्टिंग। या नेस्ट बिल्डिंग करने वाले फिशेस, पेरेंटल केयर करने वाले फिशेस जो अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, ऐसी फिशेस भी हैं। स्टिकर का एक बताया था जो नेस्ट बिल्ड करती है, घोंसला बनाती है बच्चों के लिए, ऐसी फिशेस हैं। रेस्पिरेटरी फिशेस भी हैं जो लंग्स हैं, जिनके अंदर गिल्स के साथ साथ लंग्स भी हैं, तो कीचड़ में भी रह सकते हैं, जिनको लंग फिशेस कहते हैं, है ना। कुछ शार्क्स हैं, शार्क्स किसे कहते हैं, टॉर्पेडो किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक मछली, एक मछली है जो इलेक्ट्रिक शॉक देती है, ऐसा लगता है जैसे विद्युत का करंट लगा है, बकायदा वो 444 वोल्ट या इस टाइप का वो करंट लगता है उससे, तो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे, गिटार फिश। इंटरेस्टिंग नाम है फिशेस के, सबको जाइए तो आपको परीक्षा में कहीं कहीं सहूलियत मिलेगी। ज्यादा नहीं, 1 घंटे 1.5 घंटे में बहुत कुछ स्टडी हो जाएगी फिशेस से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे एम्फीबियंस की। फिशेस से आगे जो है एम्फीबियंस आते हैं, फ्रॉग, टॉड, बहुत सारे एम्फीबियंस हैं जो पानी में रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए कहा जाता है पानी में। मैंने आपको एम्फीबियंस की परिभाषा बताई थी। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स सबसे ज्यादा रहस्य जो है वो छिपकली और सांप के लिए, ठीक है। क्रोकोडाइल भी, तो क्रोकोडाइल के टाइप आपको भी बताया था बीच में। क्रोकोडाइल के ऊपर घड़ियाल प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, तो कहाँ घड़ियाल मिलते हैं, तो घड़ियाल क्या होता है, केवेलियस गेंजेटिकस घड़ियाल। क्रोकोडाइल पोरोसस जो समुद्री मगर होता है, क्रोकोडाइल होता है। पेलिस्ट्रिस जो स्वच्छ पानी का मगर होता है, और साफ पानी के मगर, समुद्री मगर में क्या अंतर है, क्रोकोडाइल और घड़ियाल में क्या अंतर है, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। और कछुआ, कछुए की 3 प्रजातियां बताई थी आपको, टॉर्टोइस, टेरापिस और टर्टल्स। टॉर्टोइस जो होता है जंगली कछुआ होता है, जमीन पे रहता है। टर्टल्स बताया था समुद्री थे। ओलिव रिडलेट टर्टल आपने सुने हैं जो परीक्षा में प्रश्न आता रहता है, चिल्का झील, भितरकनिका उधर मिलते हैं, ठीक है, उड़ीसा में। ओलिव रिडलेट टर्टल ओलिव कलर के, जैतूनी कलर के होते हैं, और बहुत ज्यादा समाचारों में इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने अंडे जो है वो सैंड में देते हैं, वहाँ जहाँ टूरिस्ट घूम रहे होते हैं तो अंडे कुचले भी पहुंच जाते हैं, बहुत सारे अंडे मर जाते हैं। तो ओलिव रिडलेट टर्टल को जो है काफी खतरे में माना जाता है इस प्रजाति को बचाने की पर्यावरण में जो है बात करते हैं। और टेरापिस जो साफ पानी के कछुए होते हैं, साफ पानी का आपका कुआं है, झील है, नदी है, उसमें जो कछुए होते हैं वो टेरापिस कहलाते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज आप उसमें। और स्नैक की दुनिया, नॉन पॉइजनस स्नैक के लिए तैयार करते हैं पॉइजनस स्नैक। डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस स्नैक एंड नॉन पॉइजनस स्नैक, उनकी एक की लेवल होती है, की होती है पहचानने की कि ये पॉइजन, ऐसे ऐसे लक्षण होंगे शरीर पर
तो ये पॉइजनस होंगे, ये होंगे तो नॉन पॉइजनस होंगे। तो पॉइजन में क्या होता है, पॉइजन वेनम कहलाता है। स्नेक का पॉइजन क्या कहलाता है, वेनम। वेनम जो है वो दो टाइप का होता है, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। जो एक ब्लड में जाकर के समस्या क्रिएट करता है, यानी कि जान ले लेता है, पॉइजन कर देता है। तो दूसरा न्यूरोटॉक्सिक होता है, न्यूरॉन को ब्लॉक कर देता है। न्यूरॉन को ब्लॉक कर देगा तो हम बोलते हैं ना, ये पानी नहीं मांगने देता, ये वाला सांप ये पानी नहीं मांगने देता। पानी नहीं मांगने देता मतलब अगर उसने बाइट किया है तो फिर सीधा न्यूरोटॉक्सिन है। और न्यूरोटॉक्सिन है तो ये कोई ब्लड के साथ नहीं फैलने वाला, इसी का सीधा ब्रेन खत्म कर देगा और पैरालिसिस कर देगा, और फिर आप बोलने की स्थिति में नहीं रहोगे। यहाँ पानी मांगना की इच्छा नहीं सकता, मतलब आप मांग नहीं सकते, आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप पानी मांग सको। काटने के तुरंत बाद ही आपका पूरा जो है फिक्स हो जाता है आगे की जर्नी, ठीक है। और हीमोटॉक्सिक जो होते हैं वो क्या होता है, उसमें आप तरह तरह के इलाज बताते हो कि आप गट लगा लो, प्लाज्मा पोटेशियम कार्बोनेट डाल दो, कुछ लोग होते हैं यहाँ से बांध दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये सब हीमोटॉक्सिक में संभव है, न्यूरोटॉक्सिक में ज्यादा संभव नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे स्नेक्स हैं पॉइजनस में जो न्यूरोटॉक्सिक हैं, कौन कौन से हैं, तो हीमोटॉक्सिक। वैसे जब सांप काटता है तो इतना सब क्लासिफिकेशन ऑफ पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है, नहीं वो की याद आती, सब ठीक हो जाती है। कई बार तो नॉन पॉइजनस में ही मर जाते हैं लोग, इनको बहुत उछल कूद कर रहा होता है ना सांप, तो फिर लगता है कि वो खतरनाक होगा, वो काटना की जरूरत है। नॉन पॉइजनस पूरा वही ड्रामा करता है, मिमिक्री होता है, वो पूरी एक्शन जो प्रोग्राम टाइम पे करता है, चिल्लाता भी है, पुकारता भी है, आवाज भी आती है, एक्शन भी होता है, और एग्रेसिव बिहेवियर उसका बहुत खतरनाक होता है। कई बार उससे भी ज्यादा होता है, सोता चना बाल के करंट है, जहाँ बहुत ज्यादा अति उत्साहित अगर कोई सांप है तो वो नॉन पॉइजनस ज्यादा होता है। जैसे आपको कोई आपका साथी मिलता होगा या कोई ज्यादा कोई मिथक कर रहा है तो मतलब बदमाश आदमी है और उसका कोई कुछ है नहीं धर्म, उसको पीट दोगे तो फिर डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सांप में होता है। तो पहचानिए अजगर, पाइथन सबसे बड़ा एग्जांपल है नॉन पॉइजनस का। अजगर पूरा ही खाता है, जहर वहर में विश्वास नहीं रखता, पॉइजन भी करता है, उसको पूरे चाहिए, फाइट करने में उसको कोई लेना देना नहीं, उसके अंदर जो है सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। पाइथन मध्य प्रदेश में बहुत होता है, हमारे यहाँ के जंगलों में। मूवी देखी कितनी, मोगली वाली, जंगल को का उसका क्या नाम है, का देश का टुकड़ा ने को आवाज देगी उसको का, ठीक है। मैं आपको याद, अभी जो नई मूवी थी बाकी तो जंगल को रोडिया के दिन की है, जो आपको पूरा बताती है मध्य प्रदेश के जंगलों में खूब अजगर है, हिमालय में खूब अजगर है, भारत अजगर से बड़ा बड़ा है। सबसे बड़ा अजगर एनाकोंडा, अमेज़न के जंगल, इनको काटा जा रहा है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। बोलसर उन्होंने हाथे लिख दिए हैं कि अमेज़न के जंगल साफ किए जाएं, तो वो भी याद रखिए उधर है ना, एनाकोंडा और किसकी फाइट है, कौन से मगर की, क्रोकोडाइल का स्पेशल नाम है, दोनों की फाइट होती है, उसको जाकर के सर्च कीजिएगा, एनाकोंडा है क्रोकोडाइल, तो आपको वहां पर एक वीडियो देखने को मिलेगा 10 सेकंड का, 30 सेकंड का, बहुत मजेदार वीडियो गूगल पे मिलेगा। तो आज जाकर के कुछ चीजें जो है थोड़ा एनिमल किंगडम में जाइए, बायोडायवर्सिटी में जाइए, ठीक है। चलिए आते हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आपको बताएंगे, रेप्टाइल, फ्लाइटलेस बर्ड्स बताइए ना, फ्लाइटलेस बर्ड्स, रेप्टाइल कीवी पक्षी है जिसको हम कीवीज कहते हैं, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रिच बताया था, शुतुरमुर्ग अफ्रीका में, रियाज अमेरिका में, एम्यूज ऑस्ट्रेलिया, बताया था इसे। ये सब फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, पुराने जमाने के पक्षी, पैलियोपेंथी कहते हैं, आदिम पक्षी, ठीक है। पक्षियों का फॉसिल बताया था, आर्कियोपेनिक्स, जो जुरासिक पीरियड में चला था, जो लिंक था रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, पहली बार रेप्टाइल्स जो है वो बर्ड बने थे। फिर नियोक्लेथी में तमाम पक्षी आते हैं, कबूतर, कौवे, चिड़िया और जितने भी हैं, पैसेरी पानी, सब तोते वगैरह जितने भी हैं, ये सब क्या है, ये नए जमाने के पक्षी हैं, न्यू वर्ल्ड बर्ड्स हैं। इसके बाद बर्ड्स के बारे में आएगा मैमल्स, अंडे देने वाले मैमल्स। मैमल्स के बहुत सारे प्रकार आपको बताए थे, अंडे देने वाले मैमल्स, एग लेड एनिमल्स, मैमल्स, ऑर्निथोरिकस, डकबिल प्लेटिकस, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं डकबिल प्लेटिकस, ऑर्निथोरिकस,
बदल के जैसे चोर जैसा एक एनिमल होगा। ऑर्निथोरिकस जाकर के सर्च किए, बड़े वीडियो सर्च करेंगे, 2-3 मिनट के वीडियो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एनिमल है। ऐसा लगता है जैसे नकली है ना, उसके ऊपर कोई नकली एनिमल जैसा लगता है। बकायदा वो अंडे देने वाला। दूसरा किटना, अमेरिका में उत्तर होगा किटना, ऑस्ट्रेलिया में। और फिर उसके बाद दूसरे आते हैं मेटाथेरियंस, ये हैं प्रोटोथेरियंस। मेटाथेरियंस जो होते हैं वो जिनके अंदर बच्चे, ये तो अंडे देने वाले हैं, लेकिन जिनमें बच्चे देने वाले इस तरीके, लेकिन बच्चे हाफ डेवलप्ड होते हैं। उनके ऊपर एक मार्सुपियल पाउच होता है, पेट के ऊपर पाउच होता है, इसको मार्सुपियम कहते हैं। ऐसे मार्सुपियलिया, मार्सुपियलिया, कंगारू, ओपोसम, कंगारू और ओपोसम जो होते हैं, ये ऐसे एनिमल है। अभी कोआला का आपने देखा था जो आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, तो कोआला काफी खबरों में आए थे। ठीक है, कोआला जो जाके सर्च कीजिए, बीबीसी को तमाम डिस्कवरी को मैंने किया है। कोआला हो सकता है आपसे पूछे, तो ये मार्सुपियल के लिए हमारा एनिमल है। ठीक है, बीच में कुछ गलत खबरें भी आ गई थी कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ताकि उन्होंने फिर उसमें माफी मांगी थी और तमाम चीजें हुई थी कि नहीं एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, तो पर्याप्त मात्रा में ऐसा कुछ है। ठीक है, तो उसको खबरों में बोल रहे हैं। तो ये रहे मार्सुपियल वाले। आगे जो एनिमल आएंगे वो एनिमल्स पूरे जिनमें रोडेंट्स आते हैं, रोडेंट्स हैं, पानी वाले एनिमल्स हैं। पानी वाले एनिमल्स यूकेस तो हर साल पूछता है, ड्यूगोंग, साइरेनिया, सी लॉयन, ये हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, स्टीलर्स सी काउ, आपको बताया नहीं था, शायद मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, स्टीलर्स सी काउ। ये सब क्वेश्चन जो है ये कहलाते हैं साइरेनिया और सिटेशिया। सिटेशिया में व्हेल मछली आती है, तो व्हेल फिश कहते हैं। फिर आता है कार्निवोरा, दो तरह के कार्निवोरा है, डॉग फैमिली है, कैट फैमिली है। डॉग फैमिली में भेड़िया, भालू, डॉग, और ये सब आते हैं। बगीरा, ठीक है, ये डॉग फैमिली आ जाएगी। सियार, मोगली, ओलिगा, ठीक है। और इसमें कौन आ जाएंगे? दूसरे कैट फैमिली में टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, कैट, ये सब कैट्स हैं, वाइल्ड कैट्स, जंगली बिल्ली, ठीक है, ये बिल्ली फैमिली है। ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ता है इसको। आप सीक्वेंस में जाएंगे तो ऐसा है। कायरोप्टेरा, चमगादड़ होती है, उड़ने वाले मैमल्स कायरोप्टेरस होते हैं। मैक्रोप्टेरा और माइक्रोप्टेरा, उनमें जो ब्लड सकिंग वाले होते हैं वो उनको वैम्पायर कहते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं है। कहानी में डरना नहीं है, रात को सपने में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ के चमगादड़ फ्रूट ईटिंग बेड, फल खाने वाले। कौन सी बीमारी हो गई थी केरला में? निपा वायरस, इन्हीं फ्रूट बेड से, इसलिए फलों को काटा हुआ है जानवरों ने। कटे हुए फल जो है, यानी जिसपे भी बाइट किया हुआ है, वो नहीं खाना था। उसको खाने से निपा वायरस आ जाता था, उससे मौत हो गई थी वो सब जानवर, मतलब इंसान। ठीक है, तो और देखिए कौन कौन है? आर्कियोडेक्टाइला, केटल्स, पैरासोडेक्टाइला, हॉर्स, और हमारे जो कोर वाले दूसरे एनिमल्स हैं। ठीक है, और में सबसे बड़ा ग्रुप है हमारा प्राइमेट, जिसमें मनुष्य आते हैं, बंदर आते हैं, और एल्स आते हैं, ओरांगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन दो तरह के हैं। ब्लू गिब्बन हमारे यहाँ डेजर्ट में मानते हैं। कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में, वेस्टर्न घाट्स में है। तो इंडिया के डेजर्ट स्पीशीज मेमल्स के बारे में याद बहुत कुछ पढ़ने को है। मैंने बहुत जल्दी आपको खास बातें बताने की कोशिश की। शायद आप ये सब रिवाइज करेंगे तो एक सप्ताह हो जाएगा। ऐसे तो कई दिनों तक पढ़ते रहेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन एक सप्ताह में कोशिश कीजिए सबको रिवाइज करेंगे। अगली बार जब मिलेंगे तो फिर हम हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी और ज्योग्राफी सबका रिवीजन करेंगे फास्ट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों तक हम लोग पहुंच सके। शांति।